अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ज़माना कोई भी हो, इंसान की जबलत, खसलत और फितरत में कोई फ़र्क नहीं आता। यह आज से लगभग 62 साल पहले का वाक़या है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गुज़रे हुए कल, आज और आने वाले कल की कहानी हो। इन दिनों में ज़िला शेखुपुरा की तहसील मुरीदके के थाने में तैनात था। मुरीदके की गल्ला मंडी पाकिस्तान की चंद बड़ी गल्ला मंडियों में शुमार होती है। वो मौसम गर्मा की एक हफ्ज़दा सुबह थी। इन दिनों माह मई का वक्त चल रहा था। गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका था। कुदरत का निज़ाम भी अपनी जगह मुकम्मल और हैरान कर देने वाला है। अप्रैल का पूरा महीना और मई भी खासी हद तक गर्म ही गुजरता है। ये गंदम की फसल के पकने का दौरानिया है। वो भी एक ऐसी ही जलाली और दमघुट सुबह थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल हफीज़ ने मेरे पास आकर इतला दी, मलिक साहब, 3-4 बंदे आपसे मिलने के लिए आए हैं। किसी लड़की की गुमशुदगी का मामला है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। हवलदार साहब ने इन्हें बरामदे में बिठाया है और मुझे आपको इतला देने के लिए अंदर भेजा है। हो गई इतला? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अब तुम इन लोगों को मेरे पास भेज दो। ओके सर, वो फर्माबरदारी से बोला। हफीज़ खान मेरे थाने के अमले में सबसे छोटा था। उसकी उम्र महज 22 साल थी। उसने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया था। उसकी इसी आदत को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता था कि वो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। 1 मिनट के बाद 4 अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। इनमें एक औरत और 3 मर्द थे। औरत का नाम फिरदौस बीवी मालूम हुआ। उसका शौहर इफ्तिखार भी साथ था। बाकी 2 अफराद इनके आस पड़ोस के थे जो हमदर्दी के तहत उनके साथ आए थे। मेरे पूछने पर मालूम हुआ कि इफ्तिखार और फिरदौस की बेटी कहीं गुम हो गई है। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? मैंने गुमशुदा लड़की के बाप से इस्तफसार किया। वो गमज़दा आवाज़ में बोला, जुबैदा। जुबैदा की उम्र के बारे में बताओ। वो 15 साल की होने वाली है, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, जुबैदा कब से लापता है? पिछली रात से थानेदार साहब, वो रुहासी आवाज़ में बोला। तुम्हारी बेटी कल रात से गायब है और तुम मेरे पास अब आए हो? मैंने उसे घूरा। इतनी गफलत क्यों? वो बात ये है थानेदार साहब, फिर तो उसने हिचकिचाहट भरे लहजे में वजाहत करते हुए कहा, हम रात भर जुबैदा को तलाश करने की खुद ही कोशिश कर रहे थे। जब वो हमें कहीं भी नहीं मिली तो मेहर साहब ने कहा कि हमें जुबैदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तुम किस मेहर साहब की बात कर रही हो? मैंने फिर से सवाल किया। मेहर नवाजिश अली, थानेदार साहब, उसने बताया। वो इस इलाके के एक मोतबर और ताकतवर इंसान हैं। मैं मेहर नवाजिश अली को महज नाम से जानता था। मेहर नवाजिश अली एक बासर ज़मींदार सियासतदान था। तुम लोगों ने अपनी बेटी को कहाँ कहाँ तलाश किया है? मैंने बारी बारी जुबैदा के वालिदैन की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। इसका ज़्यादा मेल मिलाप किससे था? इस इलाके में 4-5 घर हमारे रिश्तेदारों के हैं, इफ्तिखार वजाहत करते हुए बोला। सबसे पहले हमने वहीं जाकर पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने तुम लोगों से पूछा था कि जुबैदा का ज़्यादा मेल जोल किससे था। तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? जुबैदा की 3 सहेलियां हैं, फिर दोस्त ने बताया। इसका ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था। हमने इन तीनों से पूछा और उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इन तीनों लड़कियों के नाम क्या हैं? मैंने पूछा। इस सवाल जवाब के दौरान मैं अहम मालूमात एक कागज़ पर लिखता जा रहा था। फिर दोस्त ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, रुबीना, सफ़िया और राजदा, मगर इसकी सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती रुबीना से थी। क्या ये तीनों लड़कियां भी तुम्हारे घर के करीब ही रहती हैं? मैंने पूछा। रुबीना का घर हमारे पड़ोस में है, फिर दोस्त ने बताया। सफ़िया और राजदा भी हमारी गली ही में रहती हैं, लेकिन थोड़ी हटके। और ये तीनों लड़कियां जुबैदा की हम उम्र ही हैं? मैंने सवालिया नज़र से फिरदौस की तरफ देखा। नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। रुबीना 18 साल की है और सफ़िया और राजदा की उम्रें 13 और 12 साल हैं। आप लोग मेरे पास आ गए हो, इसलिए फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। जुबैदा को तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है और इस काम के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी।
कैसा ताबुन थानेदार साहब, मैं तुम लोगों से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ, मैंने कहा। इसीलिए मैंने इन दोनों बंदों को बाहर भेज दिया है। मुझे हर सवाल का एकदम दुरुस्त जवाब चाहिए। तुम लोग तैयार हो? ठीक है जनाब, आप पूछें। हम आपके हर सवाल का 16 आने दुरुस्त जवाब देंगे। तुम करते क्या हो? मैंने इफ्तिखार की आंखों में देखते हुए नरमी से सवाल किया। मैं मेहर साहब के खेतों में काम करने वाला एक गरीब मजदूर हूँ सरकार, उसने बताया। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मैंने इस्तफसार किया। इफ्तिखार की उम्र का अंदाज़ा मैंने 40 के आसपास लगाया था और उसकी बीवी फिरदौस 35 साल की दिखाई देती थी। मेरे सवाल के जवाब में इफ्तिखार ने बताया, हमारी कुल 3 औलादें हैं थानेदार साहब। एक बेटी सुबैदा और 2 इससे छोटे बेटे हनीफ और बशीर। हनीफ 10 साल का है जबकि बशीर की उम्र 8 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि सुबैदा सबसे बड़ी थी। मैंने दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, तुमने इसकी उम्र 15 साल बताई है। जी थानेदार साहब, फिरदौस अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन माशाल्लाह इसकी सेहत अच्छी है। वो अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही नजर आती है। इसीलिए इसकी रुबीना से ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। उन्होंने मेरी इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। मैंने पूछा, क्या कहीं सुबैदा के रिश्ते की बात चल रही थी? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इफ्तिखार ने दो टोक अंदाज में बताया। मैंने फिरदौस के चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तफसार किया, क्या जुबैदा गांव के किसी लड़के को पसंद करती थी? नहीं, वो इनकार में सर हिलाते हुए बोली, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है थानेदार साहब। और तुम इस बारे में क्या कहते हो इफ्तिखार? मैंने सवालिया नज़र से गुमशुदा जुबैदा के बाप की तरफ देखा। फिरदौस ठीक कहती है सरकार, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। हम ऐसे किसी मामले से वाकिफ नहीं हैं। और कोई ऐसी खास बात जो जुबैदा को ढूंढने में मददगार साबित हो सके? नहीं जी, हमें जो पता था वो सब आपको बता दिया है, इफ्तिखार ने मिन्नत रेज लहजे में कहा। आप किसी तरह हमारी जुबैदा को ढूंढ निकालें, इसकी गुमशुदगी ने हमारा हाल बेहाल कर रखा है थानेदार साहब। आखिरी बात, ये बता दो कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? ना जी, फिरदौस ने जवाब दिया, हमारा ऐसा एक भी दुश्मन नहीं जिस पर हम शक कर सकें। हमारा तो कभी किसी से छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं हुआ। ठीक हो गया, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। अगर जुबैदा की गुमशुदगी के हवाले से कुछ पता चले तो फौरन मुझे आकर बताना। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैंने तसल्ली दिलासा देकर उन्हें रुखसत कर दिया। जुबैदा के ग़याब के हवाले से इफ्तिखार और उसकी बीवी फिरदौस ने मुझे जो मालूमात फराहम की थी, इनकी रोशनी में सरे दस्त यही समझ में आ रहा था कि वो किसी के साथ भागी थी, न इसे अगवा किया गया था और न ही इसे कोई जानलेवा हादसा पेश आया था। बादियों नज़र में यह खासा पेचीदा केस मालूम होता था। गुमशुदा जुबैदा के वालिदैन के जाने के बाद मैंने हवलदार जुम्मन शाह को अपने कमरे में बुला लिया और इस मामले में पेशकदमी के लिए लाहे अमल तैयार करने लगा। जुबैदा 17 मई की शाम से लापता हुई थी और 18 मई की सुबह उसके वालिदैन मेरे पास थाने आए थे। मैंने इसी रोज़ जुबैदा की तलाश का काम शुरू कर दिया था। इस वक्त कांस्टेबल हफीज़ खान मेरे साथ था और हम दोनों मंडी मुरीद के में वाक़े इफ्तिखार के घर के गिरदोनवा में तफ्तीश का अमल जारी रखे हुए थे। आज से 62-63 साल पहले मंडी मुरीद के इलाके आजकल की तरह गुंजान आबाद नहीं हुआ करता था। लगभग 2 घंटे तक मैं मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करता रहा और इन लोगों में जुबैदा की 3 सहेलियां भी शामिल थीं, जो वाक़ियतन जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। मैंने खुसूसन रुबीना से मुत्तई सवालात किए, मगर कोई भी ऐसा कारआमद जवाब मौसूल ना हुआ जो जुबैदा के ग़याब पर रोशनी डाल सके। रुबीना इन तीनों में बड़ी थी। वो भरे भरे बदन की मालिक एक खुशशक्ल लड़की थी। वो जुबैदा के पड़ोस में रहती थी। मैंने इससे खुसूसी तफ्तीश की थी क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक वो जुबैदा की गहरी दोस्त थी। रुबीना, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाकर मोतदिल अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया कि तुम जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती हो, लेकिन मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे बहुत करीब थी और अपने दिल की हर बात तुमसे ही किया करती थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बेखौफ लहजे में जल्दी से बोली। जुबैदा मुझ पर बड़ा भरोसा करती थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कुरेदने वाले अंदाज में पूछा,
क्या तुम जुबैदा के किसी ऐसे मामले से या राज से वाकिफ हो जिसे इसकी गुमशुदगी के साथ जोड़ा जा सके? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और इज़्तिरारी अंदाज में पलकें झपकाने लगी। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? थानेदार साहब, आप किस राज की बात कर रहे हैं? मैंने आवाज़ दबाकर मायनेखेज़ अंदाज में पूछा। जुबैदा गांव की किसी लड़की से कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चला रही थी? नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए मजबूत लहजे में बोली। आप बिल्कुल गलत अंदाज में सोच रहे हैं। अगर इसका किसी के साथ प्यार मोहब्बत का कोई मामला होता तो वो इसके बारे में सबसे पहले मुझे बताती। तुम बहुत अच्छी लड़की हो रुबीना, इसीलिए मैं तुम्हारी बात का यकीन कर रहा हूँ, मैंने इसे एतमाद में लेते हुए कहा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जुबैदा कल शाम से गायब है। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकती है? मैं इस बारे में भला क्या कह सकती हूँ? वो उलझन से बोली। हाँ, इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि वो खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई होगी। उसने तुम्हें कुछ बताया? और न ही उसके माँ बाप को इसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ पता है। हत्ता कि मुरीदके का एक भी बसनीक उसके अचानक गायब हो जाने के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। अल्लाह खैर करे, वो मुतहिश नज़र से मुझे देखते हुए बोली। आप डराने वाली बातें ना करें थानेदार साहब, मैं तो सामने की हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं जल्द से जल्द जुबैदा को बाजियाब कर लूँ तो तुम्हें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो बेचैनी से पूछने लगी। कौन सी दो बातें जी? पहली बात तो ये कि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो वो मुझे बता देना, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। दूसरी बात ये, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कोई अहम बात पता चले तो फ़ौरन मुझे बता देना, मैं गाहे बगाहे इधर का चक्कर लगाता रहूँगा। समझ गई जी, वो ताउनामेज़ अंदाज में सर हिलाते हुए बोली। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जुबैदा को ढूंढ निकालें, इसके बाद हम उसके घर से निकल आए। और वापसी के दौरान कांस्टेबल हफीज़ खान ने मुझसे कहा, हम अभी तक जुबैदा का कोई सुराग नहीं लगा सके। हाँ, तुम्हारी बात इस हद तक दुरुस्त है कि इस केस का दूसरा सिरा अभी तक हमारी निगाहों से ओझल है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला हफीज़ खान, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अपनी मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए यकीन मोहकम और अमले पेहम से काम लेना पड़ता है, जिसके लिए इंसान के अंदर हिम्मत, अज़्म और बर्दाश्त का होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुम थोड़े बेसब्रे हो। खैर, वक्त के साथ सब सीख जाओगे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है हफीज़ खान, आप इसी तरह रहनुमाई जारी रखेंगे तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा जनाब, वो तशक्कुराना लहजे में बोला। हफीज़ मेहनती तो था ही, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बाअदब और फर्मा बरदार भी था। हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी ही था कि एक जीप हमारे नज़दीक आकर रुकी। जीप की पैसेंजर सीट पर मुझे महर नवाज अली बैठा दिखाई दिया। अकबी नशिस्त पर उसके दो मुलाजिम मौजूद थे और तीसरा मुलाजिम ड्राइवर की सूरत टोयोटा 4 व्हील ड्राइव जीप का स्टीयरिंग संभाले हुए था। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, नवाजिश अली जीप से नीचे उतरकर मेरी जानिब बढ़ते हुए खुश अखलाकी से बोला। वालेकुम सलाम, मैंने भी खुश मिजाजी से उसके सलाम का जवाब दिया। इस दौरान में अकबी नशिस्त वाले दोनों मुलाजमीन और ड्राइवर भी जीप से बाहर आ गए थे। ये प्रोटोकॉल यकीनन मेहर साहब के एहतराम में था। हमारे दरमियान पुरजोश मुसाफा हो चुका तो नवाजिश अली ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मलिक साहब, कैसा अजीब इत्तेफाक है कि हमारे नसीब में यूं सरे राह मिलना लिखा था। मेरे ख्याल में आप गुमशुदा लड़की के सिलसिले में इधर आए हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है मेहर साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आज सुबह जुबैदा के माँ बाप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि आप ही ने उन्हें मेरे पास भेजा था। जनाब, एक वाकया रूनुमा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराना तो बनता है। और ये बात आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है मलिक साहब, मैं खुद कानून और कायदे का बहुत ख्याल रखता हूँ। मुझे जब इस मामले की खबर हुई तो मैंने इफ्तिखार को आपकी तरफ दौड़ा दिया। ओह, हम यूँ रास्ते में खड़े क्यों बात कर रहे हैं? आप लोग जीप में बैठें, बाकी की बातें हम हवेली जाकर करेंगे। मेहर साहब, मैं पिछले 3 घंटे से इस इलाके में तफ्तीश करता फिर रहा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा।
अभी तो मैं थाने जाना चाहूँगा। वहाँ भी कई काम अधूरे छोड़कर आया था। आपकी हवेली की सैर फिर कभी सही। मैं आपको 2 खास मकासद से अपने साथ ले जाना चाहता हूँ मलिक साहब, वो राजदाराना अंदाज में बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं समझा नहीं मेहर साहब, आप किन 2 मकासद का जिक्र कर रहे हैं जनाब? ये दोपहर के खाने का वक्त है, वो ठोस अंदाज में बोला। मैं अपने चंद मेहमानों के साथ नारोवाल की तरफ गया था और अभी इधर ही से वापस आ रहा हूँ, और यकीन करें मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। ये मुमकिन नहीं कि आप मेरे गरीब खाने के करीब हों और मैं ऐन खाने के वक्त आपको कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही जाने दूँ। ये तो हो गया आपको हवेली ले जाने का पहला मकसद, और दूसरा मकसद ये है कि वो सांस दुरुस्त करने के लिए थमा, फिर मायनेखेज़ अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, जुबैदा की गुमशुदगी के हवाले से मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो इस केस को हल करने में आपकी बहुत मदद करेगी। महर नवाजिश अली के अव्वल ज़िक्र मकसद से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके बयान करदा दूसरे मकसद ने मेरे रगों पे में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ा दी थी। मैं इसके साथ हवेली जाने के लिए तैयार हो गया। इस मुख्तसर से सफ़र के दौरान में नवाजिश अली ने मुझे बताया कि उसका बेटा महर आफ्ताब अली आला तालीम हासिल करने की गर्ज से बरतानिया गया हुआ है। इसके एक दोस्त का ताल्लुक नारोवाल से है। वो दोस्त भी बरतानिया ही में पढ़ रहा है, लेकिन पिछले दिनों वो पाकिस्तान आया हुआ था और साथ एक अपने अंग्रेज़ दोस्त को भी ले आया था। महर आफ्ताब के दोस्त का नाम अदनान चीमा और अदनान के अंग्रेज़ दोस्त का नाम स्मिथ था। अदनान और स्मिथ वापस इंग्लैंड जा रहे थे, तो वो लोग महर नवाजिश अली से मिलने मुरीद के आ गए थे। उन दिनों मुरीद के से नारोवाल भी एक कच्चा रास्ता जाया करता था। 17 मील लगभग 27 किलोमीटर का ये फासला तय करने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ हर शय बदल गई है। इन लम्हात में मेरा जहन एक ही नुक्ते पर जमा हुआ था और मुझे अपनी समाअत में महर नवाजिश अली के इन अल्फाज की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने गहरी संजीदगी से कहा था, जुबैदा की गुमशुदगी के हवाले से मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो इस केस को हल करने में आपकी बहुत मदद करेगी। बिलाशुबा मैं इस केस को जल्द से जल्द हल करना चाहता था, और वो भी जुबैदा की बाहिफाजत बाजियाबी के साथ। खाना बहुत लजीज, पुरतकल्लुफ़ और वाफिर मिकदार में था। खाने से फारिग होते ही मैं महर नवाजिश अली को उस अहम मकाम की तरफ ले आया। महर जी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, आप जिन 2 मकासद से मुझे अपनी हवेली में लेकर आए हैं, इनमें से एक तो पूरा हो चुका। मैंने खूब डट कर आपका नमक खा लिया। अब ज़रा दूसरे मकसद का जिक्र भी हो जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। फिर उसने अपने एक मुलाजिम को आवाज़ दी, और सिद्दीक ज़रा शोके को मेरे पास भेज। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया और गहरी संजीदगी से कहने लगा, मलिक साहब, कल शाम में जुबैदा का बाप रोते हुए मेरे पास आया था। इफ्तिखार मेरे खेतों पर काम करता है। मैंने जुबैदा की गुमशुदगी की कहानी उसी की ज़बानी सुनी और उसे मशवरा दिया कि वो सुबह थाने जाकर इस वाक़े की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराए, और आप जानते हैं उसने ऐसा किया भी। लेकिन रात गए एक ऐसी बात मेरे इल्म में आई जो जुबैदा वाले मामले पर रोशनी डाल सकती है। ऐसी कौन सी बात है महर जी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। मेरे एक बाएतमाद मुलाजिम शौकत अली उर्फ शौका ने मुझे बताया है कि उसने पिछली सेपहर जुबैदा और खालिद भट्टी को लारी अड्डे पर खड़े बातें करते देखा था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुरीद के से बाहर कहीं जाने का इरादा रखते हों। मैंने शौका को इसीलिए यहाँ बुलाया है कि आप बराह रास्त इससे बात कर लें। ये खालिद भट्टी कौन है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। महर नवाजिश के इंकिशाफ ने मेरे दिमाग में खलबली मचा दी थी। उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, खालिद मंजूर भट्टी का बेटा है। मंजूर इधर मुरीद के ही में दूध दही की दुकान करता है। वो एक सीधा साधा देहाती है मलिक साहब, मगर उसका बेटा खालिद खासा चालाक और आवारा लड़का है। अपने माँ बाप की अकलौती औलाद होने की वजह से आप खालिद को एक बिगड़ा हुआ नौजवान कह सकते हैं। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया और पूछा, आपने गुज़िश्ता शाम ही इस सिलसिले में कोई अमली कदम क्यों नहीं उठाया जनाब? आप खालिद भट्टी को अपने पास बुलाकर इससे कड़ी पूछताछ कर सकते थे। वजह फरमाया आपने मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था, मगर अफसोस कि घरेलू मसरूफियत की वजह से इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था।
अभी रास्ते में आपको देखा तो मुझे शोका की बात याद आ गई। खैर, अब आप शोका के रूबरू बैठकर खुद ही इसका इंटरव्यू कर लें। इधर मेहर नवाजिश की बात खत्म हुई, उधर शोका हमारे सामने हाजिर हो गया। शौकत अली उर्फ शोका की उम्र 30 के आसपास रही होगी। वो गंदमी रंगत का मालिक एक मजबूत बदन और कदावर शख्स था। उसके सर के बाल घुंघरियाले थे और उसने गले में एक तावीज़ पहना हुआ था। अपनी वज़े कते और डील डोल से वो लड़ाई भिड़ाई का माहिर दिखाई देता था। मेहर नवाजिश ने मेरा तारुफ कराने के बाद तहकमाना अंदाज में अपने मुलाजिम से कहा, शोका, थानेदार साहब जुबैदा की गुमशुदगी की तफ्तीश कर रहे हैं। तुम्हें इस बारे में जो भी पता हो सब मलिक साहब को बता दो। बस मुझे वही पता था जो कल शाम मैंने आपको बताया था। वो मेहर नवाजिश की तरफ देखते हुए मुतदिल अंदाज में बोला। जुबैदा और खालिद लारी अड्डे पर खड़े बातें कर रहे थे। शोका, क्या तुम्हारी इन दोनों से कोई बात हुई थी? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। तुमने इन्हें लारी अड्डे पर खड़े बातें करते हुए देखा था? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या तुमने इन पर निगाह भी पड़ी थी? क्या तुम पर इनकी निगाह भी पड़ी थी? ये तो मुझे ठीक से पता नहीं थानेदार साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। बस मैंने इन्हें देखा और चुपचाप आगे बढ़ गया। रात में जब मुझे पता चला कि जुबैदा अचानक गायब हो गई है तो मैंने मेहर साहब को इस वाक़ये के बारे में बता दिया। ज़रा सोच कर बताओ शोका, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। तुमने कितने बजे इन दोनों को लारी अड्डे पर खड़े देखा था? दुरुस्त टाइम का तो मुझे अंदाज़ा नहीं थानेदार साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। समझ लें असर का वक्त होगा। क्या तुम मुझे इन दोनों के लिबास के बारे में बता सकते हो? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। खालिद भट्टी ने सफ़ेद तहमत पर मलमल का कुर्ता पहन रखा था, उसने बताया, और जुबैदा की कमीज सुर्ख, शलवार नीली और दुपट्टा काले रंग का था। इतनी तफसील से बयान करने का मतलब तो यह है कि तुमने इन्हें बहुत गौर से देखा था। मैंने शक्सदा नज़र से उसे घूरा। बस जी, मेरी तो इन पर एक नज़र पड़ी थी, वो वजाहत करते हुए बोला। पता नहीं ये सब मुझे कैसे याद रह गया। किसी शय के याद रह जाने का ताल्लुक इंसान की याददाश्त से है शोका, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। लोग इसे हाफजा भी कहते हैं। तुमने जो बताया इससे पता चलता है कि तुम्हारा मुशाहिदा गहरा और हाफजा कवी है। अगर तुम्हें जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ और भी मालूम हो तो मुझे बताओ, इससे इसकी तलाशी में मदद मिलेगी। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद शोका को फारिग कर दिया। इस बातचीत के दौरान में मुझे पता चला था कि खालिद भट्टी की उम्र 21-22 साल थी। वो मंसूर भट्टी और जुलेखा की अकलौती औलाद था। बूढ़ा बाप अकेला ही दुकानदारी में लगा रहता था। खालिद इसकी मदद करता था और ना ही कोई दूसरा काम। नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता था कि वो एक आवारा, गैर जिम्मेदार और नाकाबिल भरोसा नौजवान था। ऐसे अफराद को जुर्म की राह अपनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मेहर जी, आपके इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं मलिक साहब, वो इनकिसार भरे लहजे में बोला। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आइंदा भी किसी मरहले पर मेरी मदद की ज़रूरत पेश आए तो मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। अगर आप थाने जा रहे हैं तो मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूँ कि वो जीप में आपको थाने पहुँचा देगा। इस तकलीफ़ को किसी दूसरे मौके के लिए रखिएगा, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फ़िलहाल तो मैं तफ्तीश का दूसरा राउंड शुरू करने का इरादा रखता हूँ जनाब। दूसरा राउंड? वो पलकें झपकाते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। देखें जनाब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। अगर आपके मुलाजिम शोका के बयान को मिनोअन तस्लीम कर लिया जाए तो बादियों नज़र में यही दिखाई देता है कि जुबैदा और खालिद भट्टी कहीं जाने वाले थे, इसीलिए वो लारी अड्डे पर पहुंचे थे। जुबैदा कल शाम से लापता है। अगर वो खालिद भट्टी ही के साथ है तो फिर इस लड़के को भी अपने घर में नहीं होना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप मंसूर भट्टी के घर का रुख करने वाले हैं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है मेहर जी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। इसी रुख को मैंने दूसरे राउंड का नाम दिया है। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, वो पुरखुलूस लहजे में बोला। अगर इस मिशन में किसी भी मरहले पर मेरी मदद की ज़रूरत पेश आ जाए तो आप मुझे हर नौइयत के ताउन के लिए हाजिर पाएंगे। मैंने तहे दिल से एक मरतबा फिर मेहर नवाजिश अली का शुक्रिया अदा किया और उसकी हवेली से निकलकर मंसूर भट्टी की दुकान की जानिब बढ़ गया।
शोका ने मुझे मंजूर भट्टी की दुकान और मकान का एड्रेस अच्छी तरह समझा दिया था, लिहाजा वहां तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। जब हम वहां पहुंचे तो मंजूर भट्टी अपनी दुकान पर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, मैंने उसके नज़दीक पहुंचकर पुरइखलाक लहजे में कहा। उसने अपनी जगह से खड़े होकर बड़े अदब से मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर एक कुर्सी को साफ करके बैठने के लिए कहा। सद बिस्मिल्लाह थानेदार साहब, तशरीफ़ रखें, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मंजूर भट्टी, मैं सच बोलने और सच सुनने का आदी हूं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी खिदमत करने का शौक़ है तो मैं जो भी सवाल करूं उसका दुरुस्त जवाब देना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? जब मैंने इसे मंजूर भट्टी साहब कहकर मुखातिब किया था तो उसकी खुशी दीदनी थी, लेकिन अब मेरा रवैया कदरे संजीदा बल्कि सख्त हो गया था और इस तब्दीली को उसने बखूबी महसूस कर लिया था। समझ गया सरकार, वो फर्माबरदारी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपसे झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं इसका 16 आने सच जवाब दूंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। आप आराम से बैठकर बात करें थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म का ताउन करूंगा। आप खुद चलकर मेरे पास आए हैं, लगता है कि मामला खासा गंभीर है। कोई ऐसा वैसा गंभीर? मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा और उसकी दुकान के सामने बिछी चौबी बेंच पर बैठने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मैं जुबैदा बेगम की गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे पूछताछ के लिए निकला हुआ हूँ। तुम इसे जानते हो? मेरे बेंच पर बैठ जाने के बाद वो हमारे लिए ठंडी लस्सी तैयार करने में मसरूफ़ हो गया था। उसने लस्सी वाले मखसूस बर्तन में दही, दूध और पानी के अलावा बर्फ़ी की चंद डलियाँ भी डाल दी थीं, जो एक थाल में उसने अपनी दुकान पर सजा रखी थीं। पंजाब के गांव देहात में दूध दही की दुकान चलाने वाले लोग अक्सर बर्फ़ी या पेड़े भी फ़रोख्त करते हैं। जी हाँ, मैं इफ्तिखार की बेटी जुबैदा को अच्छी तरह जानता हूँ थानेदार साहब, वो चौबी मधानी को पीतल की बिलोनी में घुमाते हुए बोला। वो लड़की कल शाम से गायब है। मैं इफ्तिखार की परेशानी को समझ सकता हूँ। आप जल्दी से इसकी बेटी को ढूंढ निकालें जनाब, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं इसी नेकी की नीयत से थाने से निकला हूँ मंजूर भट्टी, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा, और मुझे पता चला है कि इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं? लम्हाती तौर पर उसने हाथ रोक कर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए ताज्जुब खेज लहजे में पूछा। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ थानेदार साहब? बताता हूँ, पहले तुम अपने बेटे खालिद को यहाँ बुलाओ, मैंने ठोस अंदाज में कहा, और इसके साथ ही लस्सी को भी बिलोते रहो वरना इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसके हाथों में बिजली ऐसी तेज़ी पैदा हो गई। वो मधानी को गोल गोल घुमाते हुए अजीब से लहजे में बोला। आप खालिद को यहाँ बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? सब खैरियत तो है ना जनाब? तुम मुझसे सच बोलने का वादा कर चुके हो मंजूर, इसलिए कोई दाएं बाएं की बात नहीं, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। मुझे बताओ, गुमशुदा जुबैदा और तुम्हारे बेटे खालिद में क्या चक्कर चल रहा था? ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। खालिद के बारे में आपको किसी ने ज़रूर गलत बताया है। तुम खालिद को यहाँ बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने इससे पूछगछ करूँगा, मैंने कदरे खुश्क लहजे में कहा। फिर सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। उसने बिलोनी में से गाढ़ी लस्सी को पीतल के 2 गिलासों में डाला और उन्हें हमारी जानिब बढ़ाते हुए माजरत खाना अंदाज में बोला। थानेदार साहब, मैं इस वक्त खालिद को आपके सामने पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो मुरीद के में मौजूद नहीं है। मंजूर भट्टी के जवाब ने मुझे चौंका दिया। मेरा शक-नुमा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। जुबैदा की तरह खालिद भट्टी भी मुरीद के में नहीं था। शोका की फराहम करदा मालूमात मेरे जहन में ताज़ा थीं। इन्हीं की रोशनी में मैंने खालिद के बाप से पूछा, तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? वो अपने चाचा के पास गया हुआ है, मंजूर भट्टी ने बताया। मेरा छोटा भाई गफूर भट्टी कामुकी में रहता है, खालिद उसी के पास गया हुआ है। कल किसी वक्त वो कामुकी से वापस आ जाएगा। वो कब कामुकी गया है? शोका से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने सवाल किया ताकि शोका के बयान की तस्दीक कर सकूं। खालिद कल दोपहर में गया है, उसने बताया। फिर इज़्तिरारी लहजे में पूछा, आप जुबैदा की गुमशुदगी को मेरे बेटे के साथ क्यों नथी कर रहे हैं थानेदार साहब? आपके जहन में जो भी है मुझे साफ साफ बताएं।
साफ साफ जानना तुम्हारा हक है मंसूर भट्टी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारे बयान के मुताबिक खालिद कल दोपहर में मुरीद कैसे कामुकी गया था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ऐनी गवाह मौजूद है जिसने कल दोपहर में जुबैदा और खालिद को लारी अड्डे पर खड़े आपस में बातें करते देखा था। जुबैदा ने नीली शलवार पर सुर्ख कमीज पहन रखी थी और उसके सर पर स्याह दुपट्टा था, जबकि खालिद भट्टी ने मलमल का कुर्ता और सफेद तहमद ज़ेबतन कर रखा था। बात के इख्तिताम पर मैं गहरी नज़र से उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। मंसूर भट्टी की आंखों में मुझे एक साया सा लहराता हुआ दिखाई दिया। बेहद उलझे हुए लहजे में उसने कहा, आपने खालिद के लिबास के बारे में बिल्कुल ठीक बताया है थानेदार साहब, लेकिन आपकी बाकी बातें मुझे हजम नहीं हो रही। क्या आप मुझे इस बंदे का नाम बता सकते हैं जिसके लिए आपने ऐनी गवाह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? फिलहाल इस शख्स का नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा, इससे जुबैदा की तलाश वाले मामले पर मनफी असर पड़ सकता है। मैंने मंसूर भट्टी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये जान लो कि वो बंदा काबिले भरोसा है। इस गुफ्तगू के दौरान में मैं और कांस्टेबल हफीज खान मंसूर भट्टी की तैयार करदा लस्सी से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे। मंसूर भट्टी मेरी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने बेबसी से कहा, कानूनी मामलात को आप ही बेहतर जानते हैं थानेदार साहब, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मेरा बेटा किसी ऐसे चक्कर में नहीं था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अगर खालिद भट्टी का जुबैदा की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं तो फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, कामों की मुरीद के से ज़्यादा दूर नहीं है, बस मैं बैठकर ये फासला 15 से 20 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में तय किया जा सकता है। तुम्हारे बयान के मुताबिक खालिद कल दोपहर में घर से निकला था, इस हिसाब से उसे अब तक कामों की तुम्हारे भाई गफूर भट्टी के पास होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपका हिसाब पक्का है थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे यकीन है कि वो दोपहर से पहले ही गफूर के पास पहुंच चुका होगा। पुलिस लोगों के बयानात ही नहीं, इनके यकीन को भी चेक करना ज़रूरी समझती है, मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। लिहाजा मैं अपने किसी बंदे को आज ही कामों की भेजकर तुम्हारे यकीन की तस्दीक ज़रूर करूँगा। मुझे बताओ, तुम्हारा भाई कामों की में कहाँ रहता है और वो करता क्या है? मंसूर भट्टी ने अपने छोटे भाई के घर और दुकान का पता बताने के बाद कहा, गफूर की मिठाई की दुकान पूरे कामुकी में मशहूर है, आपको तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मंसूर भट्टी और उसकी तैयार करदा दिलबहार मज़ेदार लस्सी का शुक्रिया अदा किया और इन अल्फाज के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। मंसूर भट्टी, तुम सीधे साधे और भले मानस आदमी हो, अगर तुम्हारा बेटा जुबैदा की गुमशुदगी में मुलविस पाया गया तो वो सज़ा से नहीं बच सकेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे पूरा यकीन है कि खालिद ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं जानता हूँ कि वो लाउबाली, गैर जिम्मेदार और निकट्टू है, मगर ऐसे संगीन जुर्म की मैं इससे उम्मीद नहीं कर सकता। आप देखेंगे वो आपको किसी गैर कानूनी मामले में मुलविस नहीं मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने वापसी के लिए मुड़ते हुए पुरमाइनी अंदाज में कहा। तुम्हारे बेटे के लिए यही बेहतर होगा कि इसका गुमशुदा जुबैदा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता साबित न हो। मंसूर भट्टी की दुकान से इफ्तिखार का घर ज़्यादा फासले पर नहीं था। मैंने इफ्तिखार के घर की सिमत कदम बढ़ाते हुए कांस्टेबल हफीज खान से कहा, हमारे मुल्क का कोई भी महकमा हो, जूनियर्स को अपने सीनियर्स से हमेशा यही शिकायत रहती है कि इन्हें काम करने और अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतें आजमाने का मौका नहीं दिया जाता। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं समझता हूँ कि जूनियर्स की ये शिकायत कुछ गलत भी नहीं है, वो कदरे तल्ख लहजे में बोला। क्या मेरे साथ काम करते हुए तुम्हें भी ऐसे मसाइल का सामना हुआ है? मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। अगर सिर्फ आपकी ज़ात की बात है तो मेरा जवाब नहीं में होगा मलिक साहब, वो दो टोक अल्फाज में बोला। आपने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया है, लेकिन हमारे थाने का बाकी अमला मेरे साथ जिस किस्म का सलूक करता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हफीज़ खान, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। दूसरों पर अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए मामूल के काम से कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, और इसके लिए अपनी जान को भी जोखम में डालना ज़रूरी है। मैंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया, वो चटानी लहजे में बोला। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि अमले के दूसरे लोग भी ये बात जान सकें। मैंने गहरी संजीदगी से कहा,
کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کوئی اندازہ نہیں؟ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ آج میں تمہیں خود کو منوانے اور اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع دے رہا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس موقع سے کس طرح اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ جی بتائیں ملک صاحب، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم ابھی اور اسی وقت کاموں کی روانہ ہو رہے ہو، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! بے ساختہ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا تعلق ایمن آباد سے ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ لاہور سے گجرانوالہ کی جانب جنرل ٹرنک روڈ پر سفر کریں تو شاہدرہ کے بعد مرید کے، اس کے بعد کاموں کی اور اس کے بعد تمہارا قصبہ ایمن آباد آتا ہے۔ کاموں کی اور مرید کے درمیان چند میل کا فاصلہ ہے، لیکن کاموں کی اور ایمن آباد میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے حفیظ خان کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم نے منظور بھٹی سے ہونے والی میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہے یا نہیں؟ میرے آخری تصدیق طلب سوالیہ جواب کے جملے میں اس نے کہا۔ جی سنا ہے، اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ بھی کر لیا ہے۔ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ انسان کی یادداشت اگر مضبوط ہو تو اسے اپنی فیلڈ میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مجھے کاموں کی بھیجنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تم کاموں کی پہنچ کر غیر محسوس انداز میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ خالد بھٹی گزشتہ روز اپنے چاچا غفور بھٹی کی دکان پر یا اس کے گھر کتنے بجے پہنچا تھا۔ منظور بھٹی نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کی مٹھائی کی دکان پورے کاموکی میں مشہور ہے۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جی بالکل، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سمجھ لیں کہ میں نے خالد بھٹی کی کاموکی میں آمد کے بارے میں جان لیا۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا ملک صاحب؟ اگر خالد بھٹی دوپہر اور سہ پہر کے بیچ کسی وقت کاموکی پہنچا تھا تو تمہارا کام ختم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم اپنے گھر ایمن آباد چلے جانا اور کل کسی وقت واپس تھانے آ کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لینا۔ لیکن اگر خالد بھٹی شام کے آس پاس کاموکی پہنچا تھا یا سرے سے کاموکی گیا ہی نہیں، تو اس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ شوکا کا بیان اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے گزشتہ روز سہ پہر میں زبیدہ اور خالد بھٹی کو مرید کے لاری اڈے پر لازمی دیکھا تھا۔ اگر وہ دونوں کاموکی نہیں گئے تو پھر ہم انہیں کہیں اور ڈھونڈیں گے۔ میں نے ایک مختصر سا توقف کر کے آسودہ سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔ خالد بھٹی اکیلا یا زبیدہ کی معیت میں اگر مغرب کے قریب کاموکی پہنچا ہو تو اس صورت میں تم نے خالد بھٹی کو، اور اگر اس کے ساتھ زبیدہ بھی ہے تو ان دونوں کو کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ مرید کے تھانے میں لانا ہے۔ اس سلسلے میں تم کاموکی کی پولیس چوکی سے ہر قسم کی مدد لے سکتے ہو، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں۔ اس کا سینہ خوشی اور فخر کے احساسات سے پھول گیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا۔ ملک صاحب، آپ ایک عظیم پولیس آفیسر ہیں۔ عظیم صرف خدا کی ذات ہے حفیظ خان، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ساری بڑائی، تعریف اور اظہار محبت اسی قادر مطلق اور پروردگار کو زیب دیتا ہے، اور میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تمہارا حق اور میرا فرض ہے۔ اس حق کو سمیٹو اور اپنے فرض کی راہ پر روانہ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے سلیوٹ مارا اور تیزی سے لاری اڈے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ میں نے گمشدہ زبیدہ کے گھر کی سمت پیش قدمی شروع کر دی۔ زبیدہ کا غمزدہ باپ افتخار مجھے اپنے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا۔ اس وقت سہ پہر سبک خرامی سے شام کی طرف رواں دواں تھی۔ سورج اگرچہ ڈھلائی پر تھا، تاہم تپش اور حبس میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ دن کے آخری مراحل میں بھی سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ افتخار نے مجھے سلام کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، میری زبیدہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں زبیدہ کی تلاشی میں نکلا ہوا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے لیے بھی ایک بیٹی جیسی ہی ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے تھانے دار صاحب، جو میری زبیدہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہے ہیں۔
وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زبیدہ کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ، میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تفتیش کے دوران میں مجھے کچھ اہم باتیں پتہ چلی ہیں، لیکن یوں گلی میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ جی ضرور، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ چند سیکنڈ کے بعد میں گمشدہ زبیدہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ افتخار کی بیوی فردوس میرے لیے گڑ کا ٹھنڈا شربت بنا لائی۔ زبیدہ سے چھوٹے اس کے دو بھائی تھے، حنیف اور بشیر۔ افتخار نے ان دونوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھیج دیا تاکہ میں سکون کے ساتھ زبیدہ کے والدین سے بات کر سکوں۔ میں نے صبح تھانے میں تم دونوں سے پوچھا تھا کہ زبیدہ کا کسی لڑکے سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم نے جواب میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہم نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی سرکار، افتخار نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، زبیدہ کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ کیا کل زبیدہ نے سرخ قمیض اور نیلی شلوار پہن رکھی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور اس کے دوپٹے کا رنگ کالا تھا؟ جی بالکل، آپ اس کے لباس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فردوس نے اضطراری انداز میں کہا۔ کیا آپ نے زبیدہ کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے نہیں، کسی اور نے دیکھا ہے، بلکہ دیکھا تھا، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ بھی کل دوپہر میں، زبیدہ کی گمشدگی سے تھوڑی دیر پہلے۔ وہ کون ہے جس نے زبیدہ کو دیکھا تھا؟ افتخار نے بےتابی سے سوال کیا۔ میری بیٹی اس بندے کو کہاں نظر آئی تھی؟ اس عینی شاہد کا نام سردست ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس بندے نے کل دوپہر میں زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا، اور وہ ایک جوان لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں کسی بس میں بیٹھ کر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ فردوس نے فکر مندی سے پوچھا۔ منصور بھٹی، دودھ دہی والے کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! افتخار ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ فردوس نے پروسوکھ اور بلند آواز میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا، خالد بھٹی ایک لوفر اور آوارہ لڑکا ہے، اور یہ بات یہاں سب کو پتہ ہے۔ میری بیٹی اس کمینے کے ساتھ گھر سے بھاگ ہی نہیں سکتی۔ جس بندے نے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے، اسے ضرور کوئی مغالطہ یا غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے خالد بھٹی کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ میری زبیدہ سیدھی سادھی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ خالد بھٹی جیسے آوارہ لڑکے کی باتوں میں آ جائے۔ اگر زبیدہ اور خالد کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو روبینہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں بہت گہری سہیلیاں ہیں، ان کا ہر راز ایک دوسرے کے علم میں ہے۔ کیا آپ نے خالد بھٹی کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی تھی؟ افتخار نے مجھ سے سوال کیا۔ اگر آپ کے مخبر کی اطلاع درست ہے تو پھر خالد بھٹی کو بھی علاقے میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں ابھی منصور بھٹی کے پاس ہی سے آ رہا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ خالد بھٹی کل دوپہر کے وقت اپنے چاچا غفور بھٹی سے ملنے کاموں کی گیا تھا، اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ آپ منصور بھٹی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیں، فردوس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اسی کی غفلت نے خالد بھٹی کو بگاڑا ہے۔ اگر خالد بھٹی نے میری زبیدہ کی گمشدگی میں ملوث ہے تو اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد وہ ضرور سامنے آئے گا۔ پھر آپ اس پر سختی کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے زبیدہ کو کہاں غائب کیا ہے۔ فردوس بی بی، میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم نے مجھے جو مشورہ دیا ہے میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں، مگر میرے کام کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اگر بغیر ثبوت کے میں لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کے حوالات میں بھرنے لگوں تو ہفتہ 10 دن میں اس آہنی سلاخوں والے کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ویسے میں تم دونوں کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ… لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا ایک بندہ کاموں کی روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ منصور بھٹی کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اگر زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بھٹی کا ہاتھ ہے تو وہ نالائق مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ آپ دونوں دعا کرو کہ میں زبیدہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم تو ہر لمحہ یہی دعا کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، افتخار نے دکھی لہجے میں کہا۔ زبیدہ کی جدائی نے مجھے اور فردوس کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو،
میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ اللہ کے فضل سے میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب۔ فردوس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں زبیدہ کے غمزدہ والدین کو تسلی دلاسا دینے کے بعد اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جمعہ 19 مئی کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار جمن شاہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے تذبذب دکھائی دیا تو میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے شاہ جی؟ کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ۔ جمن شاہ کی عمر 35 سال کے آس پاس تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار حوالدار تھا اور میرے لیے قابل بھروسہ بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ کل جب آپ تفتیشی دورے سے لوٹے تو میں تھانے سے باہر نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کافی تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی اپنے کوارٹر میں بھی چلے گئے تھے۔ میں نے وہاں آ کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کل رات میرے کوارٹر پر بھی آ جاتے تو میں آپ کو ہرگز مایوس نہ کرتا۔ بہرکیف بتائیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کل حفیظ خان بھی آپ کے ساتھ گیا تھا، جمن شاہ نے کہا، لیکن آپ اکیلے ہی واپس آئے تھے۔ کیا آپ نے حفیظ خان کو کہیں اور بھیج دیا تھا؟ عملے کا کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسی لیے میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ واقعتاً میں نے واپسی پر تھانے میں کسی کو بھی حفیظ خان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچا جائے تو یہ میری غفلت کے نتیجے میں ہوا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی کو لازمی حفیظ خان کی کاموں کی روانگی کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے تھا۔ بہرحال گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جمن شاہ، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے حفیظ خان کو کل سپہر میں کاموں کی بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے کل دن بھر کی اپنی کارگزاری سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر معتدل انداز میں کہا، ملک صاحب، حفیظ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ایمن آباد چلا گیا ہوگا۔ تمہارا اندازہ ایک دم صحیح ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ وہ کون سا ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب دوسرے کون سے مقصد کی بات کر رہے ہیں؟ خالد بھٹی سپہر مرید کے لاری اڈے پر زبیدہ کے ساتھ موجود نہیں تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شوکت علی عرف شوکا نے یا تو دروگئی سے کام لیا ہے اور یا پھر اس کی بینائی کمزور اور یادداشت بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ مگر شوکا اور مہر نوازش علی نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جمن شاہ نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوال کیا۔ یہ کوئی معقول رویہ تو نہیں ہے شاہ جی؟ انسان عموماً غلط بیانی اس وقت کرتا ہے جب اس نے اپنے کسی کالے کرتوت پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور یا پھر وہ کسی سنگین جرم کا ارادہ باندھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کی خاطر بھی حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر شوکا نے دیدہ دانستہ ایسا کیا ہے تو آگے چل کر اسے بھی شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ زبیدہ پرسوں سپہر میں غائب ہوئی تھی، جمن شاہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اگر منظور بھٹی کا بیان درست ہے تو پھر اس کا بیٹا پرسوں سپہر اپنے چاچا غفور بھٹی کے پاس کاموں کی پہنچ گیا ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ شوکا کا مشاہدہ اور حافظہ قابل اعتبار نہیں یا پھر وہ اول درجے کا جھوٹا ہے، اور یہ کہ زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بھٹی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ بادیو نظر میں ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے، مگر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا شاہ جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ صورتحال اس وقت بہت الجھی ہوئی ہے۔ صورتحال اس وقت واضح ہوگی جب ایمن آباد سے حفیظ خان اور کاموکی سے خالد بھٹی واپس آئے گا۔ سردست اس معاملے میں دعوے سے کچھ کہنا نامناسب اور قبل از وقت ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمیں حفیظ اور خالد کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ حفیظ خان نے ہمیں انتظار کی زحمت سے بچا لیا۔ ادھر جمن شاہ کی بات ختم ہوئی، ادھر وہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے خاصی کراری آواز میں ہم دونوں کو سلام کیا
اور میرے سامنے اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، حوالدار نے حفیظ خان کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ آؤ بیٹھو، میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بتاؤ کہ تم کاموکی سے کیا خبریں لائے ہو؟ وہ جمن شاہ کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، منظور بھٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی غفور بھٹی اور اس کی مٹھائی کی دکان پورے کاموکی میں مشہور ہے، اسی لیے مجھے اپنا کام کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ خالد بھٹی پرسوں سپہر 4 بجے کے قریب کاموکی پہنچا تھا، اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ زبیدہ یا کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کانسٹیبل سے سوال کیا، تمہاری پوچھ پرچھ سے کسی کو شک تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے بہت محتاط انداز میں یہ ساری تفتیش کی ہے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی میں اپنے گھر گیا تھا۔ تمہارے گھر والے سب خیریت سے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حفیظ خان؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بدھ 17 مئی کی دوپہر ایمن آباد سے بھی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، گمشدہ ہونے والی لڑکی کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ کی عمر 15.5 سال ہے۔ اوہ! میں نے چونک کر حفیظ خان کی طرف دیکھا۔ ہماری مطلوبہ لڑکی زبیدہ بھی تو 17 مئی کی سپہر کے بعد سے لاپتہ ہے، اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ کیا تم نے ریحانہ کے ماں باپ سے بات کی؟ نہیں ملک صاحب، میں نے براہ راست کسی سے بھی ریحانہ کی گمشدگی کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو زبیدہ کے معاملے کی بھنک پڑنے دی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بس ادھر ادھر سے جو سننے میں آیا اس کے مطابق اچانک ہی وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ کسی کو بھی اس کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں۔ سب لوگ حیران ہیں کہ ریحانہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی تلاش جاری ہے۔ ملک صاحب، حوالدار جمن شاہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دونوں لڑکیوں کی عمر اور گمشدگی کے دن اور وقت میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان دونوں کے غیاب میں کسی ایک ہی بندے کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر فی الحال دعوے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں آج شام تک اس کیس کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ملک صاحب، جمن شاہ نے کہا، انہیں ایک دوسرے زاویے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تم کس زاویے کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس نکتے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خالد بھٹی نے نہایت ہی چالاکی سے زبیدہ کو کہیں چھپا دیا ہو اور خود کاموکی چلا گیا ہو تاکہ زبیدہ کی گمشدگی کا شک اس پر نہ آئے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ اس کی کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا ہوگا جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے شاہ جی، جب زبیدہ اور خالد بھٹی کے درمیان کوئی سنجیدہ تعلق ثابت ہو جائے۔ میں نے اس کے اندازے پر خط تنسیق پھیرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا کہ خالد بھٹی اور زبیدہ کے درمیان کچھ چکر بازی چل رہی ہو۔ اس کی گہری سہیلی اور اس کے والدین روبینہ نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ زبیدہ کا یہاں کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ عشق اور مشق کی خوشبو کو چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر زبیدہ اور بھٹی میں اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو کم از کم روبینہ ان کی محبت سے ضرور آگاہ ہوتی۔ بہرکیف میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے غائب ہونے والی ریحانہ نے اس معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی دن 2 کمسن لڑکیوں کی 2 مختلف مقامات سے گمشدگی سوچ کے نئے زاویے بنا رہی ہے۔ ہمیں غور و فکر کے بعد کوئی مضبوط قدم اٹھانا ہوگا۔ فی الحال مجھے خالد بھٹی کی واپسی کا انتظار ہے۔ حفیظ، تم ایک کام کرو، میں نے نوجوان کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ایسا بندوبست کرو کہ خالد بھٹی جیسے ہی مرید کے پہنچے تم اسے گھر پہنچنے سے پہلے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ جوش بھرے مؤدب لہجے میں بولا۔ میں مرید کے لاری اڈے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ میں کاموکی کی جانب سے آنے والی ہر بس اور ویگن پر گہری نظر رکھوں گا۔ خالد بھٹی جیسے ہی نیچے اترے گا میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
तो तुम फौरन लारी अड्डे रवाना हो जाओ। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और मुझे सल्यूट करने के बाद कमरे से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद हवलदार ने मुझसे कहा, मलिक साहब, आप इस लड़के पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करने लगे? उसके लहजे से शिकायत झलकती थी। कहीं ऐसा न हो कि इतना तेज दौड़ने से ये मुंह के बल गिरे और खुद को बुरी तरह जख्मी कर बैठे। शाह जी, आपने सुना होगा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। मैंने इसकी आंखों में दूर तक झांकते हुए कहा, जब तक इंसान को चोट ना लगे वो कोई रेस जीत नहीं सकता। मैंने हफीज के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा है। मुझे उम्मीद है कि इस भाग दौड़ में वो जरूर कामयाब होगा। जुम्मन शाह के चेहरे के तासुरात से जाहिर हो रहा था कि हफीज के हवाले से मेरे तारीफी कलमात से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तहाँ मेरे खामोश होने पर उसने मोतदिल अंदाज में कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? आपके लिए भी बहुत सारा काम निकलने वाला है शाह जी। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, बस थोड़ा इंतज़ार। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। शाम से थोड़ी देर पहले हफीज खालिद भट्टी को लेकर आ गया। इस वक्त मैं अपने कमरे में बैठा पुराने केसों की फाइलें देख रहा था। खालिद भट्टी की उम्र 20 साल से 22 साल के दरमियान थी। वो एक खुशशक्ल और मुतनासिबुल कद जवान था। उसके चेहरे पर हल्की और बारीक मूछें भली दिखाई देती थीं। लिबास के अंदर उसका बदन इस बात का ऐलान कर रहा था कि वो कसरत का आदी था। हफीज खान, तुम जाओ और शाहजी को मेरे पास भेज दो, मैंने कांस्टेबल से कहा। वो ओके सर कहते हुए कमरे से निकल गया। खालिद, तुम जानते हो तुम्हें थाने क्यों लाया गया है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। पुलिस और थाने की अपनी एक मखसूस दहशत होती है और ये दहशत उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, नहीं थानेदार साहब, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि मुझे थाने आना पड़े। मैं लारी अड्डे से लेकर यहाँ तक आपके सिपाही से इस बारे में पूछता रहा हूँ, लेकिन इस अल्लाह के बंदे ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ही बताएं जनाब, आखिर मेरा कसूर क्या है? वो थाने लाए जाने पर हद दर्जा बौखलाया हुआ जरूर था, मगर उसकी आंखों में या चेहरे पर मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिससे यह नतीजा अखज़ किया जाए कि जुबैदा की गुमशुदगी में उसका हाथ था। मैं उसके तासुरात की बिना पर इसे बेगुनाह नहीं समझ सकता था। ऐन मुमकिन है वो मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार और मजबूत आसाब का मालिक हो। इस दौरान में हवलदार जुम्मन शाह खालिद भट्टी के अकब में आकर खड़ा हो चुका था। मैंने खालिद के चेहरे पर निगाह जमाकर टटोलने वाले अंदाज में कहा, मुझे पता चला है कि मुरीद के की किसी लड़की के साथ तुम्हारा इश्क पेचा चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब। वो उलझन भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपको किसी ने मेरे बारे में बिल्कुल गलत बताया है। तुम परसों दोपहर में कामों की जाने के लिए अपने घर से निकले थे और इसी से पहर यहाँ एक लड़की गायब हो गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, एक बंदे ने तुम्हें इस लड़की के साथ लारी अड्डे पर खड़े देखा था। बताओ, तुम इसे कहाँ छुपा कर वापस आ रहे हो? ये बिल्कुल झूठ है थानेदार साहब, वो एहतिजाजी लहजे में बोला। मैं यहाँ से अकेला गया था और अकेला ही वापस आया हूँ। हाँ, एक कम उम्र लड़की के गुम हो जाने के बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन इस बदनसीब लड़की का ताल्लुक तो कामुकी से है और आप मुरीद के की किस गुमशुदा लड़की का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं? खालिद भट्टी के जवाब ने मेरे रगों में सनसनी दौड़ा दी। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, तुम कामुकी में किस लड़की की गुमशुदगी का जिक्र कर रहे हो? उसका नाम नुज़रत है। नुज़रत की उम्र 14.5 साल के करीब है, खालिद भट्टी ने बताया। जिस रोज़ मैं कामुकी पहुंचा, इसी दोपहर नुज़रत अचानक कहीं गायब हो गई थी। इसके माँ बाप बहुत परेशान हैं और हर जगह उसे ढूंढते फिर रहे हैं। मैं तो पिछले 2 दिन से गुमशुदा जुबैदा का सुराग लगाने की कोशिश में मसरूफ़ था और आज मज़ीद 2 कमसिन लड़कियों के पुरअसरार तौर पर गायब हो जाने की कहानी सुनने को मिल रही थी। पहले हफीज खान ने बताया कि एमनाबाद से रेहाना नामी एक लड़की लापता हो गई थी और अब मेरे सामने खड़ा खालिद भट्टी कामुकी में नुसरत के अचानक गायब हो जाने का इंकिशाफ कर रहा था। इन तीनों अफसोसनाक वाक़ियात का आपस में कोई ताल्लुक वास्ता था या नहीं, मुझे इन मासूम लड़कियों की उम्रों के हवाले से गहरी तशवीश में मुब्तला किए दे रहे थे। वो तीनों 14 से 16 साल की उम्र के दरमियान थीं। तुम ये नहीं समझना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूँगा, मैंने खालिद भट्टी की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। मैं किसी बंदे को कामुकी भेजकर तुम्हारे जवाब की तस्दीक ज़रूर करूँगा, लेकिन आप तो कह रहे थे कि मैंने मुरीद के की
किसी लड़की को गायब कर दिया है, वो सिट पिटाए हुए लहजे में बोला। क्या कामों की वाली नुसरत की गुमशुदगी भी आप मुझ पर ही डाल रहे हैं? जब तक तुम सच नहीं बताओगे, 17 मई के दिन गुम होने वाली हर लड़की के हवाले से मैं तुम पर ही शक करूंगा। मैंने उसे खौफजदा करने की गर्ज से कहा, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से से लापता हुई हो। ये तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं थानेदार साहब, वो एहतिजाजी लहजे में बोला। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। मैंने किसी लड़की को अगवा किया है और न ही इसकी गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ है। आप खामखा मुझ पर नाकर्दा जुर्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मलिक साहब, इस जलेबी की तरह सीधे इंसान को आप घंटे 2 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दें। जुम्मन शाह ने खूंखार लहजे में कहा। मैं इसके सारे पेचोखम निकाल कर इसे अलिफ की तरह सीधा कर दूंगा। ये अपनी ज़बान से इकरार करेगा कि इसने जुबैदा के साथ किया क्या है। जुबैदा? खालिद भट्टी चौंके हुए लहजे में मुझसे बोला। आप किस जुबैदा की बात कर रहे हैं थानेदार साहब? इफ्तिखार और फिरदौस की बेटी जुबैदा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जिस रोज़ तुम यहाँ से निकले थे, इसी सपहर से जुबैदा गायब है। ओह, तो आप ये समझ रहे हैं कि जुबैदा की गुमशुदगी में मेरा हाथ है? वो अजीब से मगर शाकी लहजे में बोला। मुझे तो अभी आपकी ज़बानी पता चला है कि जुबैदा लापता हो गई है। और वो झुंझुलाहट आमेज़ अंदाज में बात अधूरी छोड़कर मुझे तकने लगा। फिर कदरे गुस्सीले अंदाज में इजाफा करते हुए कहने लगा, थानेदार साहब, जुबैदा तो एक मासूम बच्ची है। मैंने हमेशा इसे अपनी छोटी बहन समझा है। मैं इसे कोई नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपको किसी ने मेरे बारे में गलत बताया है। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। खालिद भट्टी के अल्फाज में इस्तेहकाम और सच्चाई झलक रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि जब उसने जुबैदा के लिए छोटी बहन की तरकीब इस्तेमाल की तो मुझे उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात में एक भाई के जज्बात की झलक नजर आई थी। मेरे जहन ने मुझे बता दिया कि जुबैदा की गुमशुदगी में इसका हाथ नहीं हो सकता। ताहम तफ्तीशी कार्रवाई का मरहलावार मुकम्मल होना भी ज़रूरी था। इसीलिए मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसने बुध 17 मई की सपहर तुम्हें और जुबैदा को मुरीद के लारी अड्डे पर खड़े देखा था। आपने पहले भी ऐसे किसी शख्स का जिक्र किया है, वो तल्ख लहजे में बोला। मुझे बताएं, वो बंदा कौन है जो इस केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? वो बंदा कहीं भागा नहीं जा रहा और मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि तुम मुझे इतला दिए बगैर मुरीद के से बाहर कदम नहीं रखोगे। मैंने कहा, मेरी बात समझ आ रही है ना? जी, मैं अच्छी तरह समझ गया थानेदार साहब, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। ये मेरा वादा है कि आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप भी वादा करें, आप इस साजिशी बंदे से मेरा सामना कराएंगे जिसने मुझे लारी अड्डे पर जुबैदा के साथ बातें करते देखा था। हफीज खान इस अमर की तस्दीक कर चुका था कि बकुआ के रोज़ खालिद भट्टी अकेला ही कामों की पहुंचा था और वो भी सपहर 4 बजे, यानी इसी सपहर जुबैदा के साथ उसका लारी अड्डे पर दिखाई देना नामुमकिनात में से था। लिहाजा खालिद से वादा करने में मुझे कोई कबाहत नजर न आई। ठीक है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल किसी वक्त तुम्हें थाने बुलाऊंगा, फिर इस बंदे के रूबरू तुमसे बात होगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। खालिद भट्टी के जाने के बाद हवलदार ने मुझसे कहा, मलिक साहब, ये मामला सुलझने के बजाय पहले से भी ज़्यादा उलझ गया है। हम तो एक जुबैदा की तलाश में सरगर्दा थे, यहाँ तो 2 और नौमर लड़कियां भी इसी रोज़ गायब हो चुकी हैं। क्या हम इनकी तलाश में भी निकल खड़े होंगे? रिहाना और नुसरत हमारे थाने की हदूद से गायब नहीं हुई, लिहाजा इन दोनों का सुराग लगाने की जिम्मेदारी एमनाबाद और कामुकी के थानेदारों की है। लेकिन इस मामले में हम भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। हमें दरपर्दा रहकर चंद अहम काम निपटाना होंगे। इसका क्या मतलब हुआ मलिक साहब? जुम्मन शाह उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। इस खुफिया कार्रवाई से आपकी क्या मुराद है? हमें पता लगाना होगा कि नुसरत और रिहाना की गुमशुदगी किन हालात का नतीजा है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जुबैदा, रिहाना और नुसरत की उम्रें ऐसी हैं कि इन्हें बालिग नहीं कहा जा सकता। 3 नाबालिग लड़कियां एक ही दिन 3 मुख्तलिफ मकामात से गायब हुई हैं। मेरा दिल कहता है कि इनकी गुमशुदगी किसी गहरी साजिश का शाखसाना है। इन्हें किसी घिनौने मकसद से अगवा किया गया है।
زبیدہ کا معاملہ تو ہمارے سامنے ہے، اگر ہمیں ریحانہ اور نصرت کے معاملات سے بھی کسی حد تک واقفیت حاصل ہو جائے تو اس گمشدگی کے پراسرار معمے کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شاہ جی؟ ملک صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں جناب، اس نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اچھا؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تو بتائیں شاہ جی، میں کون سا قدم اٹھانے والا ہوں، دایاں یا بایاں؟ آپ میری بات کو مذاق کے رنگ میں لے رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ شکایت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں آپ حفیظ خان کو ریحانہ اور نصرت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے پر لگا دیں گے۔ آپ ایک خطرناک غلطی کر رہے ہیں شاہ جی، میں نے بیزاری سے کہا، اور اس غلطی کا تعلق آپ کی منفی سوچ سے ہے۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ میری کس غلطی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں ملک صاحب؟ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے آپ ہی ہیں، ہم سب کے بڑے اور اس تھانے کے انچارج، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں ایک انصاف پسند اور عادل انچارج ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی شک ہے شاہ جی؟ نہیں جی، وہ جلدی سے بولا، بالکل نہیں۔ تو پھر اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ میری نظر میں اس تھانے کے عملے کی ایک جتنی اہمیت ہے، اور مجھے اپنے اسٹاف کے ہر چھوٹے اور بڑے، ہر جونیئر اور سینئر کا ایک جیسا خیال ہے۔ اگر میں حفیظ خان کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہوں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویسے آپ کے اطمینان کے لیے بتاتا چلوں کہ نصرت اور ریحانہ کے معاملے کو دیکھنے کے لیے میں خود میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں حفیظ خان کا نام نہیں آیا تھا۔ آپ خواہ اپنی سوچ کو پراگندہ نہ کریں، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جی، حسد اور رشک میں بہت ہی باریک لائن کا فرق ہے، اور یہ فرق اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑے واضح اور گہرے اثرات کا حامل ہے۔ رشک کرنے والا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، جبکہ حاسدانہ جذبات رکھنے والا انسان اپنی ہی آگ میں جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ اپنے جونیئرز کو شفقت کی نظر سے دیکھیں گے تو تبھی سینئرز آپ پر مہربان ہوں گے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے جسے سمجھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قدرت ہر انسان کو اس کی نیت کے ترازو میں تولتی ہے، اس کے عمل کے ترازو میں پرکھتی ہے اور اس کے ظرف کے ترازو میں نوازتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آئندہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کسی معذرت یا معافی کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی، میں نے معتدل انداز میں کہا، اپنی غلطی آپ کی نگاہ میں آ گئی ہے، یہ ایک مثبت اور اچھی بات ہے۔ مجھے آپ سے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ شکریہ ملک صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے بہت سارا کام نکلنے والا ہے، وہ کام نکال کر رکھا ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں کل صبح گجرانوالہ، ایمن آباد اور کاموکی کے دورے پر نکل رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ مہر نوازش علی کے ملازم خاص شوکت علی عرف شوکا کو تھانے بلا کر اس پر ہلکی پھلکی محنت شروع کر دیں۔ ہماری ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق خالد بھٹی زبیدہ کی گمشدگی میں کہیں بھی ملوث دکھائی نہیں دے رہا۔ اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوکا نے ہم سے غلط بیانی کی ہے۔ آپ نے شوکا کو ٹٹول کر کرید کر حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہے، لیکن اپنا ہاتھ ذرا کھولا رکھتے ہوئے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر شوکا اپنے بیان سے پھر جائے اور کسی تذبذب کی آڑ لے کر کہے کہ اسے دیکھنے میں غلطی لگی ہے تو آپ اسے چھوڑ دینا، کیونکہ اس صورت میں خالد بھٹی کی ذات شک کے دائرے سے 100% باہر نکل جائے گی اور شوکا کی گواہی کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ میں نے حوالدار چمن شاہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے کہ 17 مئی کے سہ پہر اس نے خالد بھٹی اور زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا تو آپ اسے حوالات میں بند کر دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ چمن شاہ خوش ہو گیا۔ آئندہ روز یعنی 20 مئی کی صبح میں نے تھانہ مرید کے حوالدار چمن شاہ کے سپرد کیا اور خود مشن گمشدگی نو عمراں پر روانہ ہو گیا۔ ان تینوں نومل لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی میرے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔
इस अमर का मुझे यकीन हो चला था कि नुसरत, रेहाना और जुबैदा का इस तरह अचानक गायब हो जाना एक गैर मामूली वाकया था, जिसके पीछे एक सोची समझी और संगीन साजिश थी, जिसे बेनकाब करने का जुनून मेरे दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। मुरीद के लारी अड्डे से मैं एक बस पर सवार हुआ और गुजरानवाला की सिमत मेरा सफ़र शुरू हो गया। मैंने इस दास्तान में मुत्तईद बार मुरीद के लारी अड्डे का जिक्र किया है। इस लारी अड्डे को आप कोई बाकायदा बस स्टैंड ख्याल न करें। लाहौर से रावलपिंडी तक जाने वाली मरकजी सड़क जीटी रोड मुरीद के बस्त से गुजरती है। यहाँ से आने और जाने वाली बसें और बेगनी मुसाफिरों को उतारने और चढ़ाने के लिए सड़क के किनारे चंद मिनट के लिए रुक जाती हैं। इस मकाम रुकाव को आप लारी अड्डा या बस स्टैंड या फिर कुछ भी समझ लें। थाना सदर गुजरानवाला में शफीक गोंदल ने मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया। मैं भी माजी में इस थाने का इंचार्ज रह चुका था। इस ज़माने की यादें मेरे जहन में महफूज हैं। शफीक गोंदल और मैं एक दूसरे से बखूबी वाकिफ थे। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने उसे अपनी आमद की गर्ज व गायत से आगाह किया तो उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी उलझन दिखाई दी। मलिक साहब, ये अच्छा हुआ कि आपको नुसरत और रेहाना की गुमशुदगी की इत्तला मिल चुकी है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने जुबैदा के बारे में जो कुछ बताया है वैसे ही हालात में रेहाना और नुसरत भी गायब हुई हैं। जुबैदा की पुरअसरार गुमशुदगी के हवाले से मुझे जिस बंदे पर शक हुआ था, इसे की जाने वाली पूछताछ का अहवाल मैं आपको सुना चुका हूँ। एमनाबाद और कामोकी की पुलिस चौकियाँ आपके थाने की छतरी के नीचे काम करती हैं। मैं आपकी तहकीक और तफ्तीश के बारे में जानना चाहूँगा। इससे मुझे जुबैदा की तलाश में मदद मिलेगी। मैंने कहा, आप वजह फरमा रहे हैं मलिक साहब। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मिलजुल कर काम करने ही में हम दोनों का भला है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुझ तक जो रिपोर्टें पहुँची हैं, इनके मुताबिक नुसरत और रेहाना की भी जुबैदा की तरह किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही मोहब्बत वगैरह का कोई मामला। आप एक तजुर्बेकार और समझदार इंसान हैं। 14-15 साल की कोई नापुख्ता जहन बच्ची भला इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ गोंदल साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। लेकिन मैंने जुबैदा के केस में 2 कदम आगे बढ़कर सोचा। जब मुझे पता चला कि मुरीद के का एक जवान लड़का इलाके में मौजूद नहीं और एक शख्स ने जुबैदा के साथ इस लड़के को लारी अड्डे पर खड़े बातें करते देखा है, तो मेरे जहन में आया कि जुबैदा चाहे लाख कमसिन और नादान सही, मगर खालिद भट्टी से बहला फुसलाकर अपने साथ भागने पर आमादा कर सकता है। इसी नुक्ते को जहन में रखकर मैंने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की। ये अलग बात है कि मेरी इस तफ्तीश के नतीजे में कुछ ऐसा सामने नहीं आया जो जुबैदा की तलाश में मददगार साबित हो सके। मैं सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर कहा, शफीक गोंदल की आंखों में देखते हुए मैंने इस्तफसार किया, क्या आपने भी इस नोयत की कोई कोशिश की? मेरा मतलब है कि एमनाबाद और कामोकी में रेहाना और नुसरत के मामले पर तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकारों ने इस जाविये से पूछताछ की है? बिल्कुल की है मलिक साहब, वो ठोस लहजे में बोला। जब किसी इलाके से कोई लड़की या औरत अचानक गायब हो जाए और उसकी गुमशुदगी का कोई माकूल जवाब सामने ना हो तो पुलिस के जहन में पहला ख्याल यही आता है कि वो किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। सो मेरे हुक्म पर एमनाबाद और कामोकी में पुलिस ने कड़ी छानबीन की थी, मगर इन इलाकों में कोई एक मर्द भी गायब या गैर हाजिर नहीं पाया गया। इसलिए हमारी तफ्तीश की गाड़ी भी इसी स्टेशन पर खड़ी है जहां आपकी। मैं वापसी में एमनाबाद और कामोकी में अपने अंदाज से नुसरत और रेहाना के हवाले से थोड़ी पूछताछ करना चाहता हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। शर्मिंदा न करें मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। मैं भला एतराज़ क्यों करूँगा? गोंदल साहब, एमनाबाद और कामोकी ज़िला गुजरानवाला में आते हैं और आप यहाँ के थाना सदर के इंचार्ज हैं। आपके इल्म में लाए बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी इजाज़त के बिना ऐसा करना गैर कानूनी होगा। हम सब कानून के रखवाले हैं। अगर हम लोग ही कानून के कायदों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारी ईमानदारी और फर्ज शनासी पर बट्टा लग जाएगा। आपको मेरी तरफ से हर किस्म की इजाज़त है मलिक साहब, वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आप हर नौयत की तफ्तीश के लिए आज़ाद हैं। अगर कोई नई और अहम बात पता चले तो मुझे भी बताइएगा। ज़रूर बताऊंगा जनाब, मैंने कहा।
مزید چند منٹ وہاں بیٹھ کر میں تھانہ صدر سے نکل آیا۔ شفیق گوندل سے ہونے والی ملاقات کسی خاص اہمیت کی حامل تو نہیں تھی، تاہم اس سے میرے اس شک کو تقویت ملی جو میں ان تینوں گمشدہ لڑکیوں کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھتا تھا، یعنی ان تینوں کے پراسرار غیاب میں کسی ایک ہی شقی القلب اور سازشی شخص کا ہاتھ تھا۔ گجرانوالہ سے ایمن آباد چند منٹ کا سفر تھا اور ایمن آباد سے کاموکی تک جانے کے لیے بھی 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے تھے، لیکن اس سفر کی خاطر گھنٹہ 1.5 یا کسی دوسری شے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کی طرح اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ میں نے ایمن آباد اور کاموکی میں لگ بھگ 1 گھنٹہ گزارا۔ یہ وہی وقت تھا جو ویسے بھی مجھے کسی سواری کے انتظار میں گزارنا ہی تھا۔ میں نے ان دونوں علاقوں کے اندرونی حصے میں جانے کے بجائے سڑک کی دونوں جانب واقع چھوٹی موٹی چند دکانوں سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، لہٰذا کسی کو مجھ پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی میں نے نزہت، ریحانہ اور زبیدہ کا نام لیے بغیر غیر محسوس انداز میں لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی۔ بدقسمتی سے میں ایسی کوئی بات نہیں جان سکا تھا جس سے زیر تفتیش کیس پر مفید روشنی پڑتی۔ اگرچہ یہ صورتحال خاصی حوصلہ شکن تھی، لیکن میں بدترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ آخری سانس تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھی جائے۔ اس حکمت عملی کے مثبت نتائج اچھے ہی برآمد ہوا کرتے تھے اور اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ کم و بیش عصر کا وقت تھا۔ مرید کے اسٹاپ پر میں بس سے اترا ہی تھا کہ ایک شناسا چہرے کو وہاں دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ میں اس شخص کے وہاں دکھائی دینے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور وہ بندہ کوئی اور نہیں، منظور بھٹی کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی تھا۔ یہ کہاں فرار ہونے کی کوشش میں ہے؟ بے ساختہ میں نے خود کلامی کی۔ میں نے تو اسے پابند کر رکھا ہے کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ مرید کیسے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے خالد بھٹی کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کڑے لہجے میں استفسار کیا، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں نہیں تھانے دار صاحب، اس نے لکنت زدہ انداز میں جواب دیا۔ میں تو کیا بکری کی طرح تم نے میں لگا رکھی ہے؟ میں نے اسے کھڑکا۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ میں نے آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کی تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہیں جانے والا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر کیسی بات ہے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میری مدد؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے؟ آپ زبیدہ کو تلاش کر رہے ہیں نا؟ وہ معتدل انداز میں بولا۔ اور میں بھی اسی کوشش میں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، زبیدہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ شروع میں بوکھلا گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے یا آنکھوں میں گھبراہٹ یا خوف زدگی کے آثار مفقود تھے۔ یہ اس کے بے قصور ہونے کی روشن دلیل تھی۔ ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا کہ زبیدہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ زبیدہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اسی سنسنی خیز بات کو پہلی فرصت میں سننا چاہوں گا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ بتاؤ، تمہارے سینے میں کون سا طوفان چھپا ہوا ہے؟ وہ رازدارانہ اور انکشاف انگیز انداز میں مجھے اپنی تحقیق سے آگاہ کرنے لگا۔ خالد بھٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ پوری طرح چارج ہو گیا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ میں تھانے پہنچا تو حوالدار میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش جھلک رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا خبریں ہیں شاہ جی؟ 2 اہم خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ بے تابی سے بولا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ۔ میں نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ خالد بھٹی کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ انکشاف بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے تھانے بلایا تھا، مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ خالد کو تھانے بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے شوکا سے گھما پھرا کر درجنوں سوالات کیے ہیں ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔
लेकिन उसकी ज़बान का तवा एक ही मकाम पर रुका हुआ है। उसका दावा है कि 17 मई बरोज़ बुध उसने जुबैदा और खालिद भट्टी को लारी अड्डे पर खड़े देखा था। वो अपने इस बयान में कोई तब्दीली लाने को तैयार नहीं। मैंने सोचा खालिद भट्टी को उसके सामने बिठाकर बात करता हूँ। मैंने खालिद भट्टी को बुलाने के लिए एक बंदा उसके घर भेजा तो पता चला कि वो तो दोपहर का निकला हुआ है। उसके माँ बाप को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। शोका कब से हवालात में बंद है? मैंने पूछा। आपके जाने के बाद मैंने इसे थाने बुलाया था, जब से वो इधर ही है, जुम्मन शाह ने बताया। इस दौरान में महर नवाजिश अली ने अपने मुलाजिम खास की खबर ली कि नहीं? शोका की ज़बानी पता चला कि महर साहब आज सुबह लाहौर चले गए थे। इनकी वापसी कल किसी वक्त होगी, हवलदार ने बताया। इसलिए शोके की गिरफ्तारी पर इधर से कोई मज़ाहमत नहीं हुई। क्या आपने शोका के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती की है? मेरे सवाल पर वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि पूछगछ करते हुए मैं हाथ हौला रखूं, इसलिए मैंने अपने हाथ पांव को बिल्कुल ज़हमत नहीं दी, सिर्फ ज़बान से काम चलाने की कोशिश की है। और आपकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है ना? मलिक साहब, लातों के भूत भला बातों से कहाँ मानते हैं? हुमायूं खेज लहजे में बोला। ठीक है शाह जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मगरिब की अजान होने वाली है, मैं नमाज अदा करने अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। इस दौरान में आप अपने हाथ और पाँव के अरमान निकाल लें। बस इस बात का ख्याल रहे कि शोका कुव्वत गोयाई न खो बैठे। मैं इसकी ज़बान से चंद अहम इंकशाफात कराना चाहता हूँ, और वो भी महर नवाजिश अली की वापसी से पहले पहले। मैं समझ गया मलिक साहब, हुमायूं खेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। आप इत्मीनान से नमाज मगरिब अदा करें, तब तक मैं शोका की नमाज जनाजा का एहतमाम करता हूँ। तफ्तीशी मामलात में जुम्मन शाह किसी जल्लाद से कम नहीं था। मैंने इसकी सफाकी के कई मंजर देखे थे। वो सही मायनों में पत्थरों को बोलने पर मजबूर करने का हुनर जानता था। 1 घंटा पहले खालिद भट्टी की ज़बानी लारी अड्डे पर मुझे जो सनसनी खेज बातें मालूम हुई थी, उन्होंने मेरे दिमाग में खलबली मचा रखी थी। इसी तनाजुर में मैंने जुम्मन शाह को हाथ पांव खोलने की इजाज़त दे दी थी। मैं नमाज की अदायगी के बाद वापस अपने कमरे में आया तो हवलदार ने मुझे बताया, मलिक साहब, मैंने शोका को अच्छी तरह तैयार कर दिया है। आप ट्रायल रूम में इससे सवाल जवाब करेंगे या मैं इसे यहाँ ले आऊँ? अगर वो बज़ात अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल है तो आप इसे मेरे पास पहुँचा दें, मैंने कहा। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला और फिर पूछा। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि इस केस का कोई अहम सिरा आपके हाथ लग चुका है। मैं आपके महसूसात को गलत नहीं कहूँगा शाह जी, मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा। आप शोका को यहाँ लाएं, मैं आपके सामने ही इससे सवाल जवाब करूँगा। वो गया और 3-4 मिनट के बाद मेरे पास लौट आया। अब की बार शोका भी उसके साथ था। इस शोका की ज़ाहिरी हालत उस शोका से काफ़ी मुख्तलिफ थी जिसे 2 रोज़ पहले मैंने महर नवाजिश अली की हवेली में देखा था। अगरचे जुम्मन शाह को अपना हुनर आजमाने के लिए बहुत कम वक्त मिला था, लेकिन इसकी कारकर्दगी को तसल्लीबख्श कहा जा सकता था। थानेदार साहब, वो मजरूह लहजे में बोला, आपके हवलदार ने मुझे बहुत मारा है, और वो भी मेरा कसूर बताए बगैर। अगर महर साहब को इस जाति की खबर हो गई तो फिर वो क्या कर... आपका थाना उलट कर रख देंगे। शादी को तुम्हारे कसूर का इल्म नहीं है, इसलिए इसने सिर्फ अपना काम किया है। तुम्हारी हिस्ट्री शीट तो मेरे दिमाग में है, जिसे मैं कागज़ और कलम की मदद से चार्जशीट में बदलने वाला हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बेरहमी से कहा। बाकी जहाँ तक तुम्हारे महर जी की बात है तो वो इस वक्त मुरीद के में मौजूद नहीं, लिहाजा इसकी ताकत फ़िलहाल तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं। अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो मैं तुम पर कोई हल्की दफ़ा लगाकर तुम्हें कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। मगर मैंने कौन सा जुर्म किया है? वो घायल लहजे में बोला। आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ लाए जाने वाले हर बंदे के साथ इसके अमाल के मुताबिक ही सलूक करता हूँ शोका, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कड़वे लहजे में कहा। और तुम्हारे काले करतूतों की फहरिस्त बहुत तवील है। तुमने हवेली में मुझे बताया था कि 17 मई की सपहर तुम, जुबैदा और खालिद भट्टी लारी अड्डे पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे, ये तुमने देखा था। जबकि मैंने कामों की बंदा भेजकर इस अमर की तस्दीक कर ली है कि खालिद भट्टी इसी रोज़ ठीक 4 बजे से पहर अपने चाचा गफूर भट्टी के पास पहुंच चुका था। क्या आपको ये बात खालिद भट्टी ने बताई है? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। वो लोफर तो अव्वल दर्जे का झूठा है। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है शोका,
मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। वकुआ के रोज खालिद भट्टी की कामुकी में मौजूदगी की तस्दीक उसके चाचा गफूर भट्टी ने की है। खालिद ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और ही बताया है। मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी तो वह बेताबी से बोला, इस कमीने ने आपको क्या बताया है? खालिद भट्टी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में कमीने, लोफर और बज़ात तो तुम साबित हो रहे हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा। खालिद भट्टी का कहना है कि तुम लियाकत मोची को बहुत अच्छी तरह जानते हो, जिसकी दुकान लारी अड्डे पर है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? वो तड़क कर बोला, लियाकत मोची को जानना कोई जुर्म तो नहीं। यहाँ के दर्जनों लोग उसे जानते और पहचानते हैं, लेकिन इस रोज इन लोगों में से किसी ने तुमको वकुआ के रोज जुबैदा के साथ डेरे की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, यह नज़ारा सिर्फ और सिर्फ लियाकत मोची ने किया था और तुमने उससे ताकीद की थी कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। ऐसा ही हुआ था ना? उसका चेहरा स्याह पड़ गया, ताहम जल्दी से संभलते हुए बोला, लियाकत मोची ने गलत बयानी से काम लिया है। जुबैदा कभी भी मेरे साथ डेरे की तरफ नहीं गई। शोका, ये सिर्फ अकेली जुबैदा का नहीं, पूरी 3 कमसिन बच्चियों के अगवा का मामला है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। एमनाबाद से रेहाना, कामुकी से नुज़हत और मुरीद कैसे जुबैदा एक ही दिन में पुरस्कार तौर पर गायब कर दी गई हैं। फिर मैंने इसकी ज़बान खुलवाने के लिए सच की हंडिया में मसलहत बरदार झूठ का तड़का लगाते हुए इजाफा कर दिया। मैंने पिछले 3 दिन की तफ्तीश से पता लगा लिया है कि ये घिनौनी हरकत किसी एक ही खबीस शख्स की है। तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि इस संगीन जुर्म की सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। लियाकत मोची अदालत में ये बयान देने को तैयार है कि 17 मई को उसने तुम्हें जुबैदा के साथ डेरे की तरफ जाते हुए देखा था। अगर तुम बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना चाहते हो तो अपनी ज़बान पर ताला डाले रखो। सच और हकीकत को छुपाना भी एक संगीन जुर्म है और तुम इस वक्त वही जुर्म कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने। इसकी आंखों में तज़ब्ज़ुब हिलकोरे लेने लगा और चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के स्याह बादल छा गए। इन लम्हात में वो मुझे बड़ी मुश्किल में दिखाई दिया। मैं यकटुक उसे घूरता चला गया। सहपहर में लारी अड्डे पर खालिद भट्टी की ज़बानी मुझे पता चला था कि वकुआ के रोज़ लियाकत मोची ने शोके को जुबैदा के साथ डेरे की तरफ जाते हुए देखा था। ये इतना अहम इंकिशाफ था कि जिसकी तस्दीक के लिए मैं खालिद भट्टी को कान से पकड़कर महावरतन लियाकत मोची के पास ले गया था और फिर सूरत हाल रोज़े रोशन के मानिंद आया हो गई थी। शोका का लियाकत मोची को जुबैदा का जिक्र करने से मना करना इस अम्र का सबूत था कि शोका जुबैदा को किसी बुरी नीयत से डेरे की तरफ ले जा रहा था। मैंने लियाकत मोची को फांसी की सज़ा का डरावा देकर सच बोलने पर राज़ी कर लिया था। अब देखना ये था कि शोका उम्र कैद की सज़ा से बचने के लिए सच बोलता है या नहीं। वो चंद लम्हात तक अजीब व गरीब अंदाज में मुझे तकता रहा और फिर बेबसी से कंधे उचकाते हुए बोला, जब तक मेहर साहब यहाँ नहीं आ जाते मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। इसकी ढिठाई से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, तुम्हारे मेहर साहब कल से पहले लाहौर से वापस नहीं आने वाले और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर मैंने रुए सुखन हवलदार की तरफ फेरते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, शाहजी, लगता है कि आपने मेहर साहब के ख़ास आदमी की ठीक से खातिरदारी नहीं की। ये आज की पूरी रात आपकी तहवील में रहेगा। इसकी ज़बान खुलवाने के लिए आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तमाम डिग्रियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तफ्तीश का ऐसा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मेरे इन अल्फाज की गूंज ने शोका के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार पैदा कर दिए। उसकी आंखों में मुझे मौत रक्स करती नजर आई। जुम्मन शाह ने घंटे 1.5 घंटे की मदारात में शोका का हुलिया बदल कर रख दिया था। इसका हद दर्जा डर जाना समझ में आने वाली बात थी। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ थानेदार साहब, वो बेबसी की इंतहा को छूते हुए इल्तिजाइया लहजे में बोला। अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेहर साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर मैं ज़बान बंद रखता हूँ तो आपका हवलदार मेरा कचूमर निकाल देगा। अगर तुम लियाकत मोची की तरह सच के साथ खड़े होने का फैसला करोगे तो मेहर साहब के ग़ैज़ो ग़ज़ब से तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। जैसा कि मैंने लियाकत मोची से वादा किया है कि इसे तुम्हारे शर से महफूज रखूंगा। मुझे सोचने का मौका दें थानेदार साहब, वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। गौर व फिक्र करना तुम्हारा हक है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता।
तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर कोई हतमी फैसला करना होगा, इधर या उधर। उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफा किया। इस रात समझदारी से काम लेते हुए शोका ने सच बयानी यानी कि कानून का साथ देने का फैसला किया था। उसने जुबैदा को महर नवाजिश के हुक्म पर बहला फुसलाकर डेरे तक पहुंचाया था। रिहाना और नुसरत को गायब करने में भी महर ही के आदमियों का हाथ था। महर नवाजिश अली ने नारोवाल की एक पार्टी के साथ मिलकर कमसिन बच्चियों को भारी मुआवजा वसूल करके सरहद पार पहुंचाने का मजमूम कारोबार शुरू किया था। नारोवाल पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर वाक़ है। महर नवाजिश की जिम्मेदारी बच्चियों को नारोवाल तक पहुंचाने की थी। इससे आगे का काम महर के नारोवाल वाले बिजनेस पार्टनर का था। आइंदा रोज मैंने महर नवाजिश अली को उसकी हवेली के अंदर घुसकर गिरफ्तार कर लिया। वो मेरी हिरासत में बहुत ज्यादा उछला और मचला। उसने अपने ताकतवर सरकारी और सियासी दोस्तों का नाम लेकर मुझे खतरनाक नताइज की धमकियां दी, लेकिन मैं इसकी किसी धमकी से मरूब न हुआ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए दबंग लहजे में कहा, महर नवाजिश, अगर दुनिया की सियासी कुव्वतें भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएं, तो मैं तुमसे डरने या तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने फर्ज की अदायगी कर रहा हूँ और इस नेक काम में मुझे अपने परवरदिगार की मदद हासिल है। मलिक के बच्चे, मैं तुम्हें देख लूंगा, वो दांत पीसते हुए बोला। तुम मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिलहाल तो मैं तुम्हारी औकात को नापने में मसरूफ हूँ और मैंने तुम्हें गलीज और मकरूह अफराद का इमाम नामजद कर दिया है। तुम माशरे का नासूर और इस धरती का नापाक बोझ हो। मैं इस अर्ज़ पाक को तुम्हारे और तुम जैसे दीगर फोड़ों के वजूद से पाक कर दूंगा। वो मुझे ऐसी नज़रों से घूरने लगा जैसे कच्चा चबाने का इरादा रखता हो। मैंने उसके मज़मूम अज़ाइम पर लानत भेजते हुए उसे अपने थाने की हवालात में पहुंचा दिया। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं जुबैदा, रिहाना और नुसरत को सरहद पार से वापस न ला सका, लेकिन मैंने महर नवाजिश अली और उसके नारोवाल वाले बिजनेस पार्टनर को कड़ी सजाएं दिलाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया।